हेलो गाइस, कैसे हो सभी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप चैप्टर को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला यहाँ पर इस चैप्टर में यहाँ पर लाइन है द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन, यानी कि फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। पहला लाइन है यहाँ पर द फ्रेंच रेवोल्यूशन ब्रॉट अबाउट द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस दैट लेड टू द ट्रांसफर ऑफ सोवरेनिटी फ्रॉम द मोनार्ची टू अ बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन्स। यानी कि दोस्तों जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है उसके द्वारा क्या हुआ था, पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस आए थे फ्रेंच में, और साथ ही साथ जो यहाँ पर गवर्नमेंट थी वो गवर्नमेंट की पूरी पावर्स यहाँ पर फ्रेंच सिटीजन्स के हाथों में चली गई थी। आगे का पॉइंट देखते हैं। थ्रू अ रिटर्न टू मोनार्ची नेपोलियन हैड डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी इन फ्रांस। यानी कि दोस्तों जो नेपोलियन बोनापार्ट था उसने यहाँ पर जो फ्रांस था उसमें डेमोक्रेसी को पूरी तरह नष्ट कर दिया था। वह चाहता था कि मोनार्ची लाने के यहाँ पर वो मोनार्ची को लाएगा, पर बट दोस्तों मोनार्ची को लाने की जगह उसने यहाँ पर फ्रांस को की जो डेमोक्रेसी थी उसको पूरा तरीके से नष्ट कर दिया था। तीसरी लाइन है इन द एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड ही हैड इनकॉर्पोरेटेड रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स इन ऑर्डर टू मेक द होल सिस्टम मोर रेशनल एंड इफिशिएंट। यानी कि दोस्तों जो एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड थी उस यहाँ पर जो फ्रांस की उसमें रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स उनने लाए ताकि जो पूरा सिस्टम था वहाँ पर उसको और ज़्यादा रेशनल और इफिशिएंट बनाया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है इंक्रीज्ड in places such as Holland, Switzerland, Brussels, Mainz, Milan, Warsaw, the French armies were welcomed as harbingers of liberty। यानी कि दोस्तों जो होलैंड, स्विट्जरलैंड, ब्रुसेल्स, मेंस, मिलान और वार्सो ये पूरी यहाँ पर जो प्लेसेस थी इसमें जो फ्रेंच आर्मीज पर्सन थे उनका वेलकम किया गया, और उनको वेलकम किस तरीके से किया गया, हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी नाम से वेलकम किया गया। आगे की लाइन है इंक्रीज टैक्सेशन, सेंसरशिप, फोर्स कंस्क्रिप्शंस इनटू द फ्रेंच आर्मीज required to conquer the rest of Europe. All seem to outweigh the advantages of administrative changes। यानी कि दोस्तों कर में वृद्धि करी गई, सेंसरशिप लाई गई और फ्रांसीसी सेनाओं में जबरन भर्ती की गई ताकि शेष यूरोप में और सभी प्रशासनिक परिवर्तनों के लाभ को पछाड़ते हुए यहाँ पर पूरा लाभ उठाया जाए। आगे की यहाँ पर टॉपिक है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यूरोप में राष्ट्र का बनना। चलिए दोस्तों इसको भी देख लेते हैं। इन द मिड 18th सेंचुरी जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड वर डिवाइडेड इनटू किंगडम, डचीज एंड कैंटोन्स हुज रूलर्स हैड देयर ऑटोनोमस टेरिटरीज। 18वीं शताब्दी के मध्य में जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड राज्यों में विभाजित हो गए, और डची और जो कैटन के लोग थे जिनके शासनों में अपनी स्वायत्ता क्षेत्र थे यह अलग विभाजित हो गए। अब नीचे आते हैं दोस्तों। सच डिफरेंसेस डिड नॉट इजीली प्रमोट अ सेंस ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी। ऐसे मतभेद आसानी से राजनीतिक एकता की भावना को बढ़ावा नहीं देते थे। अब आगे का पॉइंट देखते हैं। आगे का पॉइंट है द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास, यानी कि अभिजात वर्ग और नया मध्य वर्ग। यहाँ पर दोस्तों जो एरिस्टोक्रेसी है यहाँ पर अभिजात वर्ग को एरिस्टोक्रेसी कहते हैं, और यहाँ पर जो न्यू मिडिल क्लास है इसको तो आप सभी लोग जानते हैं मध्य वर्ग कहते हैं। तो पहला पॉइंट है अ लैंडेड एरिस्टोक्रेसी डोमिनेटेड यूरोप सोशली एंड पॉलिटिकली। यानी कि सामाजिक और राजनीतिक रूप से यूरोप में जमींदार अभिजात वर्ग का प्रभुत्व था। यानी कि दोस्तों जो यूरोप था उसमें जो एरिस्टोक्रेसी था यानी कि अभिजात वर्ग यह सबसे ज़्यादा शक्तिशाली वर्ग था, ये सोशली भी था और पॉलिटिकल भी। अब आगे का पॉइंट है कंपेयर टू द स्मॉल ग्रुप ऑफ एरिस्टोक्रेसी द मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन वॉज मेड अप ऑफ द पीजेंट्री। यानी कि दोस्तों अभिजात वर्ग के इस छोटे की समूह की तुलना में जनसंख्या का अधिकांश हिस्सा किसान बन गया था। यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो एरिस्टोक्रेसी वाले लोग थे वह बहुत ही कम थे, और जो यहाँ पर जो पॉपुलेशन थी ये पीजेंट्स की मेजॉरिटी थी, यहाँ पर पीजेंट्स लोग बहुत थे। अब नेक्स्ट पॉइंट है विथ इंडस्ट्रियलाइजेशन न्यू सोशल ग्रुप्स केम इनटू बीइंग अ वर्किंग क्लास पॉपुलेशन एंड मिडिल क्लास मेड अप ऑफ इंडस्ट्रियलिस्टिक्स, बिजनेसमैन एंड प्रोफेशनल्स। यानी कि अभिजात यहाँ पर औद्योगिकरण के साथ साथ नए सामाजिक समूह अस्तित्व में आए, जैसे कि एक श्रमिक वर्ग की आबादी आई, एक मध्य वर्ग के उद्योगपति सामने आए, व्यापारी और यहाँ पर कुछ पेशेवर भी सामने आए। नेक्स्ट पॉइंट है इट वॉज अमॉन्ग द एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लास दैट आइडिया ऑफ नेशन यूनिटी फॉलोज द एबोलिशन ऑफ एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस गेन्ड पॉपुलरिटी। यानी कि शिक्षित और उदार मध्य वर्ग के बीच राष्ट्रीय एकता के विचारों का पालन हुआ, और यहाँ पर जो लोग थे इन्होंने एरिस्टोक्रेसी के जो लोग थे उन्होंने पॉपुलैरिटी गेन कर ली। अब आगे की लाइन यहाँ पर जो पॉइंट है वह देखते हैं व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। यानी कि उदार राष्ट्रवाद किसके लिए खड़ा हुआ था। पहला पॉइंट है आइडियाज ऑफ नेशनल यूनिटी इन अर्ली 19th सेंचुरी यूरोप वर क्लोजली अलाइड टू द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। यानी कि 19वीं सदी की शुरुआत में यूरोप में राष्ट्रीय एकता के विचार किसकी विचारधारा के निकटतम जुड़े हुए थे, तो
इसका यहाँ पर दोस्तों जो था वह उदारवाद, यानी कि जो उदारवाद थे वह उनसे जुड़े हुए थे। नेक्स्ट पॉइंट है फॉर द न्यू मिडिल क्लास लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ। नए मध्य वर्ग के लिए उदारवाद व्यक्ति की स्वतंत्रता और सभी को समानता के लिए कानून बना हुआ था। तीसरा पॉइंट है पॉलिटिकली इट एम्फेसाइज्ड द कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट। राजनीतिक रूप से इससे सहमति से सरकार की अवधारणा पर बल दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है इकोनॉमिकली लिबरलिज्म stood for the freedom of markets and the abolition of state imposed restriction on the movement of goods and capital। आर्थिक रूप से उदारवाद बाजारों की स्वतंत्रता, माल और पूंजी की यहाँ पर जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट था पर राज्य द्वारा टैक्स लगाए गए और प्रतिबंध लगाए गए। नेक्स्ट पॉइंट है कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। 1815 के बाद एक नई रूढ़िवादी। पहला पॉइंट है आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन इन 1815 यूरोपियन गवर्नमेंट्स वर ड्राइवन बाय अ स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म। यानी कि 1815 में नेपोलियन की हार के बाद यूरोपीय सरकारें रूढ़िवाद की भावना से प्रेरित हो गई। यानी कि दोस्तों जो 1815 में जब जो नेपोलियन हार गया था उसके बाद जो यहाँ पर यूरोप की जो पावर्स थी या यूरोपियन गवर्नमेंट थी वह यहाँ पर ज़्यादा रूढ़िवादी हो गई। नेक्स्ट पॉइंट है कंजर्वेटिव्स बिलीव्ड दैट स्टेबलाइज्ड ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ स्टेट एंड सोशल शुड बी प्रिजर्व्ड। यानी कि दोस्तों रूढ़िवादियों का मानना था कि राज्य और समाज की स्थापित पारंपरिक संस्थाओं को संरक्षित किया जाना चाहिए। यानी कि वह नहीं चाहते थे कि यहाँ पर जो ये आज़ाद हो, यहाँ पर वो चाहते थे कि जो पहले से सिस्टम चला आ रहा है या राजा का बेटा राजा उसी तरह से यहाँ पर किया जाए। आगे की लाइन है ऑन द अदर हैंड मैनी डिड नॉट प्रपोज अ रिटर्न टू द सोसाइटी ऑफ प्री रेवोल्यूशनरी डेज। दूसरी ओर कई लोगों ने पूर्व क्रांतिकारी दिनों के समाज में वापसी का प्रस्ताव नहीं दिया था। आगे की लाइन है In 1850, representatives of European powers, Britain, Russia, Prussia, Australia met at Vienna to draw up a settlement for Europe। 1815 में यूरोपीय शक्तियां जैसे कि ब्रिटेन, रूस, प्रशिया, ऑस्ट्रेलिया के प्रतिनिधित्व में यूरोप ने के लिए समझौते के लिए वियना में इन सभी देशों ने मिलकर यहाँ पर एक मुलाकात की और यहाँ पर सभी लोग मिले। होस्टेड बाय अ ड्यूक मेटरनिक द डेलीगेट्स ड्रॉ अप द ट्रीटी ऑफ वियना ऑफ 1853। यहाँ पर जो ड्यूक मेटरनिक द्वारा यहाँ पर जो वियना की संधि थी उसको होस्ट किया गया 1815 में। आगे का यहाँ पर पॉइंट है द रेवोल्यूशनरीज यानी कि क्रांतिकारी। तो आफ्टर 1815 द फियर ऑफ रिप्रेशन ड्रॉप मैनी लिबरल नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड। यानी कि 1815 के बाद दमन के डर से कई उदारवादी राष्ट्रवादी लोग भूमिगत हो गए, यानी कि दोस्तों अंडरग्राउंड हो गए। यहाँ पर उन लोगों को डर था कि यहाँ पर हम लोग मारे नहीं जाएं। नेक्स्ट यहाँ पर है सीक्रेट सोसाइटीज स्प्रैंग अप इन मैनी यूरोपियन स्टेट टू ट्रेन रेवोल्यूशनरीज एंड स्प्रेड देयर आइडियाज। कई यूरोपीय राज्यों ने क्रांतिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए और उनके विचारों को फैलाने के लिए गुप्त समाज यहाँ पर एक उभरा, यहाँ पर सीक्रेट सोसाइटी फॉर्म हुई। अब दोस्तों आगे की लाइनें देखते हैं। आगे की लाइन है दोस्तों यहाँ पर द एज ऑफ रिवोल्यूशंस 1830 से लेकर 1848 तक। एज कंजर्वेटिव रेजिम्स ट्राइड टू unite their power, many European regions such as Italian and German states, the provinces of Ottoman Empire, Ireland and Poland got associated with revolutions for liberalism and nationalism। यानी कि जैसा कि रूढ़िवादी शासन ने अपनी शक्ति को एकजुट करने की कोशिश की और कई यूरोपीय क्षेत्र जैसे कि इटली और जर्मनी राज्य और ओटोमन साम्राज्य के प्रांत आयरलैंड और पोलैंड उदारवाद और राष्ट्रवाद की क्रांतियों से जुड़ गए। और नेक्स्ट पॉइंट है द फर्स्ट डिस्टर्बेंस टुक प्लेस इन फ्रांस इन जुलाई 1830। पहली अशांति जुलाई 1830 में फ्रांस में हुई स्वतंत्रता के लिए। तीसरा यहाँ पर द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस मोबिलाइज्ड नेशनलिस्ट फीलिंग अमंग द एजुकेटेड एलाइट अक्रॉस यूरोप। यहाँ पर जो यूनान था, यूनानी युद्ध ने देश भर के शिक्षित अभिजात वर्ग के बीच राष्ट्रवादी भावनाओं को प्रेरित किया। यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर जो टॉपिक है द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। रोमांटिक इमेजिनेशन को क्या कहते हैं? रूमानी कल्पना और नेशनल फीलिंग यानी कि राष्ट्र का विचार। रूमानी कल्पना और राष्ट्र का विचार। पहला यहाँ पर पॉइंट है रोमांटिसिज्म वाज अ कल्चर मूवमेंट व्हिच साउट टू डेवलप अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट। यानी कि दोस्तों जो स्वतंत्रतावाद और जो सांस्कृतिक यहाँ पर जो मतभेद थे यहाँ पर लोगों के, यानी कि दोस्तों जो रोमांटिज्म था और जो वहाँ पर जो क्या कहते हैं कल्चरल मूवमेंट्स थे, उनसे क्या हुआ, जो राष्ट्र की भावना जगाने की कोशिश की गई ताकि लोग एक हो जाएं और यहाँ पर एक राष्ट्र का विचार आए। नेक्स्ट यहाँ पर है इंस्टीड ऑफ ग्लोरीफाइंग ऑफ रीजन एंड साइंस रोमांटिक आर्टिस्ट एंड पोएट्स फोकस्ड ऑन इमोशंस इंस्टीट्यूशन एंड मिस्टिकल फीलिंग्स।
कारण कारण और विज्ञान का यहाँ पर महिमा मंडन करने की बजाय रोमांटिक जो कलाकार थे और कवियों ने भावनात्मक पर केंद्रित किया। यानी कि दोस्तों कहने का तात्पर्य यह है कि जो वहाँ के जो कलाकार थे, रोमांटिक आर्टिस्ट और जो पोएट थे, उन्होंने यहाँ पर रीजन और साइंस को छोड़कर यहाँ पर जो फीलिंग्स थी और इमोशंस थी उन पर फोकस किया और उसी के गाने गाए और उसी के चित्र बनाए। और नेक्स्ट पॉइंट है, लैंग्वेज टू प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन डेवलपिंग नेशनलिज्म सेंटिमेंट। यानी कि दोस्तों वहाँ पर जो यूरोप में नेशनलिज्म के सेंटिमेंट्स को पैदा करने के लिए, यानी कि दोस्तों लोगों में राष्ट्र का विचार पैदा करने के लिए जो म्यूजिक था उसने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया। आगे क्वेश्चन यहाँ पर जो पॉइंट है, हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट, यानी कि भूख, कठिनाई और लोकप्रिय विद्रोह। द 1830s सॉ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप, यानी कि 1830 के दशक में यूरोप में बड़ी आर्थिक कठिनाइयाँ देखी गई। यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो 1830 से जो क्या कहते हैं यहाँ पर ईयर थी, इन ईयर्स में यहाँ पर जो हंगर, हार्डशिप और पॉपुलेशन रिवोल्ट था उसमें बहुत ही इकोनॉमिक हार्डशिप आई, यानी कि उसमें यहाँ पर जो पैसों की बहुत ही कमी हो गई। आगे की लाइन है, इन 1848 द राइज ऑफ फूड प्राइसेस लेड टू वाइड स्प्रेड पॉपुलिज्म इन टाउन एंड कंट्री। 1848 में खाद्य कीमतों में वृद्धि ने शहर और देश में व्यापक दरिद्रता को जन्म दिया। यानी कि 1848 में यहाँ पर जो फूड के प्राइसेस थे वे बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे। और नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट है 1848 द रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स, यानी कि 1848 में उदारवादियों की क्रांति। इसका पहला पॉइंट है, इवेंट्स ऑफ फरवरी 1848 इन फ्रांस हैड ब्रॉट अबाउट द रिजेक्शन ऑफ द मोनार्च एंड अ रिपब्लिक बेस्ड अ यूनिवर्सल मेल सफरेज हैड बीन प्रोक्लेम्ड। यानी कि फ्रांस में फरवरी 1848 की घटनाओं ने राजा को अस्वीकार कर दिया था और सार्वभौमिक पुरुष थे जो मताधिकार के आधार पर एक गणतंत्र राज्य घोषित किया गया था। यानी कि अब उसमें यहाँ पर जो मोनार्ची सिस्टम था उसको खत्म कर दिया था और यहाँ पर जो वोट देने का अधिकार केवल पुरुषों को था, यूनिवर्सल पुरुष, यानी कि जो दोस्तों यहाँ पर अडल्ट प्रोसेस थे यानी कि मेल, उनको वोट देने का अधिकार था और उन्हीं के वोट से वहाँ पर राजा या शासक बनाने का विचार वो आ गया था, क्या कहते हैं, मूवमेंट चल गया था एक, तो उससे यहाँ पर जो रिजल्ट था उसका, तो वहाँ पर लोग अब वोट द्वारा राजा बनने लगे थे। नेक्स्ट पॉइंट है, द इशू ऑफ एक्सटेंडिंग पॉलिटिकल राइट्स टू वुमेन वाज अ कंट्रोवर्शियल वन विद इन द लिबरल मूवमेंट। यानी कि महिलाओं को राजनीतिक अधिकारों के विस्तार का मुद्दा उदार आंदोलन के भीतर एक यहाँ पर विवादास्पद था, यानी कि कंट्रोवर्शियल था। यानी कि दोस्तों जब जो महिलाएं हैं उनको राइट्स देना, वहाँ पर की बात करना, यहाँ पर जो लिबरल लोग थे उसमें यहाँ पर कंट्रोवर्शियल हो गया था। तीसरा पॉइंट है, मोनार्क्स वर बिगिनिंग टू रियलाइज दैट द साइकिल ऑफ रेवोल्यूशन एंड रिप्रेजेंटेशन कुड ओनली बी एंडेड बाय ग्रांटिंग कंसेशंस टू द लिबरल नेशनलिस्ट रेवोल्यूशनरीज। यानी कि दोस्तों जो मुद्दा था क्या था कि जो सम्राटों को एहसास होने लगा था कि क्रांति और दमन के जो लोग थे, यानी कि जो रेवोल्यूशनरीज लोग थे, इनको भी यहाँ पर रियायतें दी जाएं, यानी कि इनको भी बहुत सारी छूटें दी जाएं ताकि ये लोग यहाँ पर क्रांति ना करें, रेवोल्यूशन ना करें। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। यहाँ पर जो जर्मनी और इटली का एकीकरण हुआ था वह कैसे हुआ था। पहला यहाँ पर जर्मनी के बारे में दिया है, कैन द आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ अ नेशन। यहाँ पर इसका अर्थ है दोस्तों, क्या आर्मी यहाँ पर नेशन को बनाने वाली हो सकती है। आफ्टर 1848 रशिया टुक ऑन द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट ऑफ नेशनल यूनिफिकेशन। 1848 के बाद रशिया ने राष्ट्रीय एकीकरण के लिए आंदोलन का नेतृत्व संभाला था। नेक्स्ट पॉइंट है, इट्स चीफ मिनिस्टर ओटो वन बिस्मार्क वाज द आर्किटेक्चर ऑफ दिस प्रोसेस कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ द प्रशिया आर्मी ब्यूरोक्रेसी। यानी कि इसके मुख्यमंत्री क्या थे, यानी कि दोस्तों जो यहाँ पर जर्मनी थी उसका हेड कौन था उस टाइम पे, ओटोमन बिस्मार्क। और ओटोमन बिस्मार्क क्या प्रशिया की सेना और नौकरशाही की मदद से इस प्रक्रिया के जो यहाँ पर जो हेड थे, मतलब यानी कि जो जर्मनी थी उसको बनाने के लिए उसका जो नेतृत्व था वह ओटोमन बिस्मार्क ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, 3 वॉर्स वर फॉट ओवर 7 years विद ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क एंड फ्रांस। यानी कि दोस्तों 7 साल में 3 युद्ध लड़े गए, किस के साथ, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ। नेक्स्ट पॉइंट है, इवेंचुअली प्रशिया इमर्ज्ड विक्टोरियस एंड कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन। यानी कि आखिरकार प्रशिया विजय हुआ और एकीकरण की प्रक्रिया को पूरा किया गया। इस तरीके से यहाँ पर जर्मनी का एकीकरण हुआ। अब यहाँ पर इटली का यूनिफिकेशन देख लेते हैं। तो इटली का यहाँ पर दिया गया है, ड्यूरिंग द मिडल ऑफ द 19th century इटली वॉज डिवाइडेड इंटू 7 states ऑफ विच ओनली 1 सर्डिनियन प्यूडमोंट वॉज रूल्ड बाय एन इटालियन प्रिंसेस हाउस।
यानी कि दोस्तों जो मिडिल 19th सेंचुरी थी उसमें जो इटली था बस 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था, और एक स्टेट था उसमें से सार्डिनिया पीडमोंट, इसमें केवल इटली का राजा राज करता था और बाकी सब पे और कोई लोग राज करते थे। आगे की लाइन है यहाँ पर, ड्यूरिंग द 1830s जोसेफ मेज़नी हैड sought to put together a coherent program for a unitary Italian republic। यानी कि 1830 के दशक के दौरान जो जोसेफ मेज़नी ने एक सुसंगत कार्यक्रम को एक साथ रखने की मांग की थी ताकि यहाँ पर जो इटली का यूनिफिकेशन हो सके। तीसरा पॉइंट है, चीफ मिनिस्टर कैबूर लेड द मूवमेंट टू यूनिफाई द रीजन ऑफ इटली। यहाँ पर जो चीफ मिनिस्टर था यानी कि जो वहाँ पर हेड था इटली का, काबूर, उसने एक मूवमेंट का लीड किया था, यानी कि वो एक नेता बन गया था ताकि जो इटली के राज्य थे उनको एक साथ मिला सके। चौथा पॉइंट है, अ लार्ज नंबर ऑफ आर्म्ड वॉलंटियर्स अंडर द लीडरशिप ऑफ जोसेफ गैरिबाल्डी जॉइंड द फाइट। यानी कि दोस्तों जो जोसेफ मेज़नी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में सशस्त्र स्वयंसेवक लड़ाई में शामिल हुए। इन 1861 विक्टर इमैनुअल सेकंड वॉज प्रोक्लेम्ड किंग ऑफ यूनाइटेड इटली। यानी कि 1861 में जो यूनाइटेड इटली था, यानी कि सभी राज्यों को मिलाकर जो इटली बनाया गया था, उसका यहाँ पर जो किंग था विक्टर इमैनुअल सेकंड को घोषित कर दिया गया। नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट है, द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन की अजीब मामला या ब्रिटेन की अजीब दास्तां। यहाँ पर पहला पॉइंट है, द फॉर्मेशन ऑफ द नेशनल स्टेट इन ब्रिटेन वॉज द रिजल्ट ऑफ अ लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस एंड नॉट अ सडन अपहीवल और रेवोल्यूशन। यानी कि यहाँ पर जो ब्रिटेन के बारे में दिया गया है कि ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य का गठन लंबे समय से चली आ रही अचानक उथल पुथल या क्रांति का परिणाम था। यानी कि दोस्तों जो ब्रिटेन था उसमें जो यहाँ पर जो इस तरीके से ब्रिटेन फॉर्म हुआ था, ये अभी की बात नहीं है, ये बहुत टाइम से पहले से जो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स आ रहे हैं, ये उसी का रिजल्ट था कि ब्रिटेन आज इस मुकाम पर था। सेकंड पॉइंट है, द एक्ट ऑफ यूनियन ऑफ 1707 between England and Scotland resulted in the formation of United Kingdom of Great Britain। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के 1707 के संघ के अधिनियम के परिणाम स्वरूप यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन नाम से बनाया गया। तीसरा पॉइंट है, द सिंबल ऑफ न्यू ब्रिटेन वर द ब्रिटिश फ्लैग, द नेशनल एंथम एंड द इंग्लिश लैंग्वेज। अब दोस्तों जो ग्रेट ब्रिटेन बनाया गया उसका यहाँ पर ब्रिटिश फ्लैग था, यूनियन जैक, और उसका नेशनल एंथम था गॉड सेव और नोबल किंग, और उसकी लैंग्वेज थी इंग्लिश। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट है वह है विजुअलाइजेशन द नेशन, यानी कि दोस्तों राष्ट्र की कल्पना करना। पहला पॉइंट है, आर्टिस्ट इन 18 एंड 19th सेंचुरी फाउंड अ वे टू रिप्रेजेंट अ रूरल बाय पर्सोनिफाइंग अ नेशन, दे रिप्रेजेंटिंग अ कंट्री एज इफ इट वाज अ पर्सन। यानी कि दोस्तों 18वीं और 19वीं शताब्दी में कलाकारों ने एक राष्ट्र का मानवीकरण करके एक शासक का प्रतिनिधित्व करने का एक तरीका खोजा। उन्होंने एक देश का प्रतिनिधित्व किया जैसे वह एक व्यक्ति हो। दूसरा पॉइंट है, नेशंस वर देन पोर्ट्रेटेड एज अ फीमेल फिगर्स। यानी कि दोस्तों जो आर्टिस्ट थे उन्होंने यहाँ पर जो राष्ट्र था उसमें एक राष्ट्र की, जैसे कि दोस्तों आपने देखा था जो जर्मेनिया वगैरह थी उसे राष्ट्र का प्रतीक जैसे अपनी देश की भारत माता है, उसी प्रकार यहाँ पर जर्मनी और इटली की भी यहाँ पर उनके देश की माता बताई गई, जैसे कि जर्मेनिया थी जर्मनी की। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म, यानी कि राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। पहला पॉइंट है, बाय द लास्ट क्वार्टर ऑफ 19th सेंचुरी नेशनलिज्म नो लॉन्गर रिटेन्ड इन आइडियलिस्टिक लिबरल डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट्स। यानी कि 19वीं सदी के अंतिम चतुर्थांश तक राष्ट्रवाद था अपने आदर्शवाद को बरकरार नहीं रख सका और उदार लोकतांत्रिक भावना पैदा हो गई। दूसरा पॉइंट है, द मेजर यूरोपियन पावर्स मैनिपुलेटेड द नेशनलिस्ट एस्पिरेंट्स ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द पीपल इन यूरोप टू फर्दर देयर ओन इंपेरियलिस्टिक एम्स। यानी कि इसका कहने का अर्थ है दोस्तों कि प्रमुख यूरोपीय शक्ति ने अपने स्वयं के साम्राज्यवादी लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए यूरोप में लोगों की राष्ट्रवादी आकांक्षाओं में हेरफेर किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिज्म टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1871 वाज द एरिया कॉल्ड द बल्कान्स। अब दोस्तों इसका क्या कहते हैं कि 1871 के बाद यूरोप में राष्ट्रवादी तनाव का सबसे गंभीर स्रोत बाल्कन नामक क्षेत्र था। यानी कि दोस्तों जो बाल्कन क्षेत्र था यूरोप में, उसको लेकर 1871 के तक यहाँ पर जो लोगों में यहाँ पर टेंशन, यानी कि दोस्तों यहाँ पर लोगों में तनाव पैदा होने लगा। नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट है, नेशनलिज्म अलाइंड विद इम्पेरियलिज्म लेड द यूरोप टू डिजास्टर इन 1914। यानी कि राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद के साथ गठबंधन करके 1914 में यूरोप को आपदा की ओर
ले गया। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा चैप्टर खत्म हुआ। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हमें सपोर्ट कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।